हाँ मुझे वो याद तो है कि क्वेश्चंस दिए थे। ये हो गए बेसिक सम्स, और मैंने बोला था कि मैं बुकलेट के कुछ दिए थे मैंने, कौन से 1C8, एक्सरसाइज 3, 43, 60 और 1C1। चलो तो ये 4-5 जो क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस करके अपन आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट 7 क्वेश्चंस आते हैं, बट 2-3 तो ओके ओके हैं। 1C का 8, फिर एक्सरसाइज 3 का 42, 60 और फिर 1C का 1। तो ये एकदम थोड़े जेई ओरिएंटेशन टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं इसी क्लास में कराना चाहता हूँ। चलो सो व्हाट डू वी हैव, एक सेकेंड। 1C का 8th सम, चलो चेक किया जाए। आई होप सबने ट्राई करा हो। तो 1C का 8 क्या बोल रहा है, प्लेन डिनोटेड बाय दिस इज रोटेटेड एट अ राइट एंगल अबाउट इट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद अनदर प्लेन। तो ये एक प्लेन है, इट इज इंटरसेक्टिंग अनदर प्लेन, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस प्लेन को इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट करके ऐसा बना दिया, समझ रहे हो, 90 डिग्री ऐसा। तो लेट दिस प्लेन बी, लेट द न्यू प्लेन बी। बच्चों समझेगा कि दिस प्लेन passes through line of intersection of the given two planes। तो इस प्लेन को सीधे क्या ले सकते हैं, D1 फैमिली ऑफ प्लेन, समझा, हाँ सर। D1 प्लस लैम्डा D2 5x plus 3y plus 10z minus 25। Since it contains the line of intersection of two given planes, then it can be taken as D1 plus lambda D2। ऐसा तो अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये है। तो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे बच्चों, द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y and z। तो 4 + 5 लैम्डा एंड 7 + 3 लैम्डा एंड 4 + 10 लैम्डा। तो अपने नए वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये जो ओरिजिनल प्लेन था, ओरिजिनल जो प्लेन था उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे बच्चों, उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज तो और ज्यादा आसानी से दिख रहे हैं, 4-7-4। और अभी ये प्लेन और नया वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, तो नया वाला रेशियोज और ओल्ड वाला रेशियोज ये भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब डॉट 0 डॉट। तो व्हेन यू पुट डॉट 0 व्हाट यू गेट, 16 + 20 लैम्डा प्लस 49 + 21 लैम्डा प्लस 16 + 40 लैम्डा। So we are getting this as lambda -1। खत्म, सिंपल। तो लैम्डा -1 ऊपर रख दो तो अपना प्लेन क्या बन जाएगा, लैम्डा को -1 रखोगे तो -x + 4y - 6z, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 51 + 25 इज 686, नहीं 76। I hope I have not made any calculation mistake, but this is the answer. Okay? यस सर। तो ये हो गया 1C का फेयरली इजी। एक्सरसाइज 3 का 42 भी बहुत आसान है बच्चों, एक्सरसाइज 3 का 42 भी बहुत आसान है। क्या करना था, सीधे डेटा ही दिया हुआ है पूरा। एक्सरसाइज 3 का 42 बहुत आसान था। पृथ्वीराज क्या नहीं समझा एग्जैक्टली, देखो ना यार, कैलकुलेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्या था कि ओरिजिनल प्लेन को 90 से रोटेट करके नया प्लेन बनाया, एंड द Yes, न्यू sir. प्लेन कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ओरिजिनल। मतलब एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला न्यू प्लेन है। तो द न्यू प्लेन कैन बी टेकन एज D1 + लैम्डा D2। Yes, sir. तो इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये मिल गए। जो फर्स्ट प्लेन था ओरिजिनल, उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और अपेरेंटली इसी को 90 से रोटेट कर रहा है, मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 90 है। तो नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या होगा, 90। तो डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया, ठीक है, लैम्डा आ गया, Okay, sir. है अच्छा, ना। okay, yes, sir. हाँ सिंपल। उसके बाद 42 क्या, देखो 42 में बोल रहा है कि ABCD इज अ टेट्राहेड्रॉन। टेक्निकली इट हैज नथिंग टू डू विद टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन ही नहीं है। 2 1 -1, 2 1 -1, B is 1 1 1, C is 1 -2 3 and D is -3 1 2। तो कितने बच्चों समझा, उसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द प्लेन BCD। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, याद आ रहा है, डायरेक्टली प्लेन BCD की इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। BCD, B C और D से पास होने वाला प्लेन। तो याद आ रहा है, इस पे एक XYZ मान लो, तो एक ये वेक्टर मान लो, एक ये वेक्टर मान लो और एक ये वेक्टर मान लो। तो x - 1 y - n z - 1, ये XYZ पॉइंट है, लिख नहीं रहा मैं उसको। दूसरा क्या है, 0 -3 and 2, और तीसरा क्या है, -4 0 and 1, -4 0 and 1। लो, तो लाइक विद इन सेकेंड्स अपना प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। x - 1 इंटू क्या बन रहा है, -3, फिर माइनस ऑफ y - 1 टाइम्स क्या बन रहा है, 0 और +8, तो ये बन रहा है। और z - 1 क्या बन रहा है, 0 और -12,
z माइनस 1, तो ये माइनस 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 कटाई दो ना, इतने माइनस से क्या करोगे? तो प्लेन इज कमिंग आउट टू बी 3x प्लस 8y प्लस 12z माइनस 3 माइनस 8 माइनस 12, तो माइनस 23 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा प्लेन बीसीडी है बच्चों। यस और प्लेन बीसीडी आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 2 1 माइनस 1 रखो, 2 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 144। यस आई डोंट नो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है? माइनस 28 अपॉन सम जहर, पता नहीं यार ये जितना भी बन रहा है, ये आंसर है। सर 217 217 ये बन रहा है। तो दिस वाज फेयरली इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। नेक्स्ट वाला भी बहुत सुपर 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 डुपर इजी। लुक एट दिस। उसने क्या बोला है? 60th वाला, एक प्लेन गिवन है। ओके, प्लेन गिवन है x, एक सेकेंड, कहाँ है भाई? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। एक p पॉइंट गिवन है 1 0 माइनस 3। तो p का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द प्लेन, बट इंक्लाइंड ऐसा टाइप का डिस्टेंस निकालना है। मतलब जैसे p से मैं ऐसे एक लाइन बना रहा हूँ पैरेलल टू गिवन लाइन। जो गिवन लाइन है, कितने बच्चों को समझा? उसका बस वेक्टर ले लो, इनफ है। यस सर इस लाइन के पैरेलल मतलब इस वेक्टर के पैरेलल, तो इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो बी पॉइंट पे मीट करेगा ना, तो Yes, पीबी sir. डिस्टेंस निकालना है। तो कितने बच्चों को समझा? अबे पीबी की इक्वेशन ही मिल गई। यस सर PB passes through 1 0 and minus 3, and since parallel to this vector है तो इसी को डायरेक्शन रेशियोज ले लो। तो कितने Yes, sir. बच्चों को समझा कि B is a point on the line? तो B को क्या ले सकते हो? सर 2 lambda plus 1 comma Very good. 3 lambda 3 lambda, समझ गया ना? हाँ सर माइनस 6 लैम्डा माइनस 3, ये B का कोऑर्डिनेट है। Yes, बट B sir. किस पे लाई करना चाहिए? सर अपने प्लेन पर तो डायरेक्टली बस तो खत्म, दिन चक, वेरी इजी। तो इसको प्लेन पे रखो तो 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 इज कमिंग आउट टू बी 9। तो 5 लैम्डा इज 4, नहीं 5 लैम्डा इज 5। इतना सुपर सुंदर, वाह यार। सो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 1, तो लैम्डा 1 आ गया, तो अपने बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? लैम्डा को बन रखो तो 3 माइनस 9। तो पीबी जो डिस्टेंस था वो क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो रूट ओवर 49 मतलब 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें तो हम लोग कुछ क्यू लाइन से कुछ कर सकते हैं क्या? स्क्यू लाइंस की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है? ये तो सिंपल डिस्टेंस मांग रहा है ना, व्हाई वुड यू नीड स्क्यू लाइंस? और वैसे भी 2 लाइंस का गिवन है। नहीं सर मैं सोचा था मतलब ऐसा कुछ ऐसा अप्रोच कर सकते हैं क्या कि मतलब बी से जाने वाला कोई लाइन पता कर ले फिर पी और बी का डायरेक्टली से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं यार, इनफैक्ट ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तू जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा है। आई थिंक दिस इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ सर जस्ट और पूछा था। इसके अलावा ये कर सकता है, वो भी सेम ही बात होगी। देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आता है ना, जैसे हाँ, सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, तो अपन ये भी कर सकते हैं कि पीडी निकाल लिया, ठीक है, गेट पीडी लेंथ, देन पीडी सेक थीटा। समझ आ रहा है? वेयर हाउ डू यू फाइंड थीटा? वेयर cos theta is angle between, where theta is angle between which two vectors? Theta is angle between which two vectors? देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। डू वी नो वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन? 1 माइनस 1 1 है ना, ये नॉर्मल वेक्टर ही है। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा मिल जाएगा तो पीडी सेक थीटा इज पीबी। तो ये भी कर सकते थे, तो एंगल बिटवीन दीज टू, तो थीटा निकालो और उसका सेक कर दो। तो दिखाई देता हूँ, चलो। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रही? डॉट प्रोडक्ट, तो 2 माइनस 3 प्लस 6 अपॉन रूट ओवर, ये 3 होता है और ये रूट ओवर 49 मतलब 7। तो ये आ रहा है कॉस थीटा। हाउ मच इज दैट? 5/7√3, ये कॉस थीटा है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? अपना आंसर क्या बन जाएगा? अपना आंसर बन जाएगा पीडी इंटू 7√3/5। और पीडी क्या बन रहा है? पीडी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ प्लेन। तो 1 0 प्लस 3, तो 5/√3 बन रहा है बच्चों। पीडी इज 5/√3। तो पीडी इज 5/√3 कितना बन रहा है? 5/√3 इंटू 7√3/5। तो वो दिख गया सबको कि फिर से 7 ही आ गया। तो ये भी एक तरीका था।
ये भी एक तरीका था। तो दोनों तरीके बच्चों बहुत ही इजी थे, कुछ भी खास क्वेश्चन था नहीं ये। तो मैं आपको यही दिखाने के लिए क्वेश्चन दिया था कि बच्चों क्वेश्चन इजी है। और 1C वाला देख लेते हैं बच्चों। 1C वाला 1 देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। तो प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, ये नोटेशन देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये नोटेशन का मतलब समझते हो बच्चों? डू वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन? ये क्या है? ये कैसा लाइन है? बोलो, ये कैसा लाइन है? गेट यूज टू दिस नोटेशन। इसे मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके आओ। तो ये आप गूगल भी कर सकते थे, आपको बहुत इजीली मिल जाता, बट अभी ऑफिशियली क्लास में बता रहा हूं तो ये नोट्स में बना लेना। समटाइम्स यू विल सी, इफ ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू अनदर प्लेन, है ना? ऐसा तो d1 इक्वल्स टू जीरो एंड d2 इक्वल्स टू जीरो प्लेन्स हैं। यस सर। तो ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है? व्हाट इज दिस नोटेशन? तो दिस सिंपली मींस विच लाइन? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। बच्चों ये पॉइंट याद रखो। यस लाइन सर। ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ d1 इक्वल्स टू जीरो एंड d2 इक्वल्स टू जीरो। तो उसने दो प्लेन दे दिए और उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये बोला। इंस्टेड ऑफ गिविंग द लाइन, इट गेव अस दैट क्वेश्चन गेव अस प्लेन। द प्लेन्स, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज टू बी फाउंड। मतलब जो भी इनको सॉल्व करके लाइन आएगी वो लाइन। तो कौन सा लाइन? इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब चलो क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। लेट अस रिविजिट द क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा है वो। तो उसने बोला अ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, अ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। तो इसका मतलब है प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन मतलब प्लेन कंटेनिंग देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यही बोलना चाह रहा है। यस सर। कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो इससे क्या दिमाग में बत्ती जलती है? प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज n1 क्रॉस n2 से दोनों का नॉर्मल का क्रॉस और प्रोडक्ट। बेटर। अरे प्लेन चाहिए, तो प्लेन चाहिए तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ सर। यही ले लो ना। यस सर। दिस इज द प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो इसीलिए ने उसने जानबूझ के ऐसे फॉर्मेट में दिया था। उसने जानबूझ के प्लेन फॉर्म में दिया था सो दैट आप फेमिलियर प्लेन लगा के डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। बात समझ आई? सर। This was easier to use actually. So let the plane containing the line of intersection of those two planes is d1 plus lambda d2. तो ये तुम्हारा प्लेन बन गया। तो इसकी मैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ। तो सर क्या बन रहा है? हाँ बोलो। सर ये हमें प्लेन का इक्वेशन मिल गया ना सर, अब हम पैरेलल वाले की कंडीशन लगा सकते हैं ना, a1 यस बाई a2 इक्वल टू। यस यस यस, नहीं, बट थोड़ा सा मिस कर रहा है, ध्यान से देख। अभी क्या गिवन है? पहले तो ये प्लेन का इक्वेशन मिल गया और एक नॉर्मल मिल गया इस प्लेन का, ठीक है। अब यस ध्यान से देख, जो दूसरा डेटा हुआ है वो डेटा पैरेलल वाला नहीं है। देखो अब मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू प्लेन्स देखो। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू प्लेन्स कौन से दो प्लेन्स हैं? 3x plus 2y plus z equals to 1 and x plus 3y plus 2z equals to 2. तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हैज डायरेक्शन रेशियोज। कितने बच्चों को याद आ रहा है? मैं n1 खाली क्रॉस n2। डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूँ। n1 क्रॉस n2, इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? n1 क्रॉस n2 मतलब ये यस सर। i j k 2 3 1 1 3 2। कितना बन रहा है बच्चों ये? 6 माइनस 3 3 माइनस 3 ना, सही है ना? हाँ -3, हाँ और 3। तो जिसको मैं क्या बोलूंगा एक्चुअली 1 माइनस 1 1 चलेगा ना? तो यस दिस सर। गिव्स यू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के रेशियोज। अब बहुत अच्छे से सुनना, आवर प्लेन इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? तो अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, इफ प्लेन इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, देन बोलो दैट इंप्लाइज जो नॉर्मल ऑफ प्लेन है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यस और नो? यस सर। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट किस का जीरो? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो इनका Yes. डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दो। तो a1 a2 डॉट जीरो रखना है, समझ गए? प्लेन पैरेलल है मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर है। -1 Yes, इंटू दिस इज दिस एंड 1 इंटू दिस इज दिस। तो इससे लैम्डा क्या मिल रहा है? लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, लैम्डा इज -हाफ। लैम्डा -हाफ आ गया तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई है? जरा जरा, हाँ तो लैम्डा -हाफ डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? x। लैम्डा इज -हाफ ना, तो हाफ x।
यहाँ पे माइनस हाफ डालूंगा तो माइनस Minus 3/2 3/2 बाय, और यहाँ पे हाफ डालूंगा, माइनस हाफ डालूंगा तो -2z, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 + 4/2 मतलब -2। तो इसमें काम करते हैं, 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लेन बन रहा है बच्चों, यस x - 3y - 4z - 4 = 0। तो ये हो गए बुकलेट के सम, और सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है। यस सर बोलो, किसी को कुछ पूछना है? तो वो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज कैसे आया सर 1 + लैम्डा? प्लेन में जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, राइट। अगर एक प्लेन गिवन है AX + BY + CZ + D, तो इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC होते हैं। ये तो अपन लास्ट लेक्चर पूरा अच्छे से स्टैब्लिश किए थे, याद है? यस सर यस हाँ, तो वही यूज कर लिया और क्या। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, मतलब लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो डॉट 0 बनेगा, ठीक है। यस सर चलो, और लाइक पूरा अपन खत्म ही कर देते हैं, जो और थोड़े से क्वेश्चन बच रहे थे। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन किसी ने कोई भी सोच के आया, ये वाला ऑर्थो सेंटर की पोपट हो गया अल्टीमेट एक्स्ट्रा पोपट हो गया। क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो मैं इसको चलो दो तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड इज नॉट रियली दैट एलिगेंट, बट फिर भी बता देता हूँ। सेकेंड मेथड इज रियली गुड। तो मेथड 1 फॉर क्वेश्चन 1, तो ध्यान से देखो, ऑर्थो सेंटर है। तो बच्चों एक बात बड़ा सोच के, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। वेरी गुड। अरे तो परपेंडिकुलर, अगर अच्छा सर नॉर्मल समझ गया सर। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, ऑल्टीट्यूड। अभी भी रुको, तुम गलत डायरेक्शन में मत चले जाना, सुनो। नहीं सर प्लेन से ना हो गई। बट नहीं, एक्चुअली ये ABC इज अ प्लेन, और इसमें ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स है ना बच्चों। हाँ सर तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मतलब अगर मुझे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन मिल जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ, जैसे अपन 2D में करते थे, 3D में भी वैसे ही कर रहे हैं कि भैया अच्छा। इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालो और उनको सॉल्व कर लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड सॉल्व। तो बट इसमें ऑल्टीट्यूड निकालना थोड़ा ज्यादा जहरीला काम है, थोड़ा सा जहरीला काम है। तो लुक एट दिस, बहुत अच्छे से सुनना। एक्चुअली अगर मैं ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी निकाल लूं, तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी आ ही जाएगा। सिमिलरली एकदम साइक्लिक टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। तो चलो अपन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी कितने बच्चों में समझ आ रहा है? पासेस थ्रू 0 B0। तो एक Yes, पॉइंट sir. तो ऑलरेडी पता है। अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए, अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए, तो कितने बच्चों में समझ आ रहा है? डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन मिल जाएगी सीधे। यस सर तो चलो इस पे वर्क करते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज देखो, ये जो रेड वाला लाइन है, ये एक तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये रेड वाला जो लाइन है इस प्लेन में है, और CA के परपेंडिकुलर है। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये समझता है क्या किसी को? CA क्रॉस CB क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। व्हाट इज CA क्रॉस CB? CA क्रॉस CB कहां जा रहा है? कैन इमेजिन CA क्रॉस CB इज अ वेक्टर विच इज परपेंड, जैसे ऐसा प्लेन है, मान लो ऐसा, ऐसे दिख रहा है प्लेन। हाँ सर तो CA और CB, ऐसे CA क्रॉस CB दिख रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा होगा आपके। हाँ हाँ सर और ये वाला वेक्टर जो प्लेन के बाहर आ रहा है, उसका CA से वापस से क्रॉस मारो, तो ये दिख रहा है, ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका CA से क्रॉस मारोगे तो दिख रहा है ये वाला वेक्टर हाँ सर ऑल्टीट्यूड के अलोंग दिख रहा है। हाँ सर ऑल्टीट्यूड के अलोंग दिख रहा है बच्चों। यस सर तो एक्चुअली समझ आए कि ये जो ऑल्टीट्यूड के अलोंग जो एक वेक्टर है, ऑल्टीट्यूड के अलोंग वेक्टर है, दैट इज CA क्रॉस CB क्रॉस CA। दिस इज परफेक्ट, दिस इज अ वेक्टर अलोंग द ऑल्टीट्यूड CA के परपेंडिकुलर और इस प्लेन में। बोलो समझा क्या? यस सर तो ये हो गया वेक्टर का यूज। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है सोचना, बट चलो कर लेते हैं। वैसे CA वेक्टर ही बना लेता हूँ ना। CA वेक्टर क्या बन रहा है? AI कैप 0J कैप और -CK कैप। CB वेक्टर क्या बन रहा है बच्चों? CB 0I कैप BJ कैप -CK कैप, ये दोनों। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? CA डॉट CA। यस तो सर CA डॉट CA CB वेक्टर माइनस CB डॉट CA ऑफ CA वेक्टर। तो मॉड ऑफ CA स्क्वायर क्या बन जाएगा?
इसका मॉड स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, cb वेक्टर बोले तो b j कैप माइनस c k कैप, और cb डॉट co में i डॉट i 0 बन रहा है बच्चों, देख लो यहाँ यस पे सर, j नहीं है, यहाँ पे भी 0 बन रहा है, c k डॉट k बच रहा है खाली, तो cb डॉट c इज सिंपल c स्क्वायर। तो ये देखो इसके i j के क्या बन रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज, i कैप खाली क्या बन रहा है माइनस ए सी स्क्वायर, जे कैप खाली क्या बन रहा है b टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और k कैप क्या बन रहा है ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू माइनस सी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू माइनस सी, बट यहाँ पे प्लस c क्यूब, तो ओवरऑल कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बन रहा है बच्चों, यस सर, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो ये पहला वाला पार्ट बस मेहनती था, उसके बाद कुछ ज्यादा फाइट नहीं है। अब मुझे देखो सोच के बताओ, मुझे लाइन, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या, हाँ बहुत गंदे हैं आई नो, बट मिल तो गए ना। यस So सर, altitude from B, how many we can see that it is given by x minus, it passes through which point बच्चों? It passes through which point? 0 B 0? यस सर, 0 B 0 से पास हो रहा है, and the direction ratios are already here. We Yes, sir. calculated them. तो नीचे डायरेक्शन रेशियोज कर लेते हैं, तो b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a स्क्वायर और c, मतलब ये मैं ऐसे कर लेता हूँ यार, एक माइनस का मल्टीप्लाई करके, दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम b। यस सर, अब जरा ध्यान से देखना, एकदम सेम टू सेम, अगर b का मिल गया तो कैन बी एवेल्युएट c का ऑल्टीट्यूड, c का ऑल्टीट्यूड कहां से पास हो रहा होगा, c का ऑल्टीट्यूड, 0,0, c, तो ये न्यूमरेटर तो समझ गया, और एकदम एकदम सिमिलरली कैन यू गेस इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जैसे जैसे b वाले के साथ नीचे ऐसा टर्म आ रहा था, तो यहाँ पे c वाले के साथ क्या आ रहा होगा बताओ, एनी गेस, सर b के साथ, सर c टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। हाँ और सर, ध्यान से देखो, x के साथ a और c दोनों आ रहा है, z के साथ भी a और c दोनों आ रहा है, बट x के नीचे जो है a, उसका पावर कम है, तो x और y के साथ ये दिख रहा है क्या बताओ, ऐसा दिख रहा है किसी को, सर ये x आपने by नहीं ab, सोचा, सेम सेम शक्ल देख के, इसके नीचे x by ac स्क्वायर और z by a स्क्वायर c बन रहा था, तो इस वाले में क्या बन जाएगा, x by ab स्क्वायर और y by a स्क्वायर b, सेम शक्ल देख के सेम टू सेम, ओके सर, बस पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही, जैसे ABC था यहाँ पे, वहां से यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जैसा एक्ट कर रहा था यहाँ पे भी वैसा का वैसे ही डाल दो, तो B के नीचे वाला ऐसा टर्म था तो यहाँ पे C के नीचे वाला ऐसा डाल दो, और जिनके ऊपर जिनके साथ 0 0 था ऐसा x माइनस 0 z माइनस 0, वो AC स्क्वायर और a स्क्वायर c, तो यहाँ पे x और y के साथ 0 0 तो ab स्क्वायर a स्क्वायर b, ये अब बस थोड़ा सा काम बाकी है, which is not so bad. Do we know how to solve two equations? Do we know how to solve यस two सर, lines? एक में लैम्डा लेंगे, एक में म्यू लेंगे, और फिर नहीं नहीं नहीं, वो दोनों- लेंदी हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, मैंने एक और तरीका बताया था, याद आ रहा है, मैंने एक और तरीका बताया था, मैंने बोला चुपचाप यहाँ से x और y में उठा लो, और यहाँ से x और y में उठा लो, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से x क्या बन रहा है, b अपॉन ए वाई, तो x को जब यहाँ पे b अपॉन ए वाई मिल जाएगा तो y सॉल्व हो जाएगा कि नहीं बताओ, यस सर, y आ गया तो x भी आ गया और z भी आ गया, ऐसा। तो दिस इज द मेथड विच इज थोड़ा लेंथी है, बट मेथड नॉनदलेस, दिस इज नॉट द मेथड आई वुड डू, ये मेथड यूजुअली मैं अडॉप्ट नहीं करता, बट मुझे एक ऐसे मेथड बताना था, एक्चुअल मेथड जो और इजी है, नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट टू यूज, वो मेथड डिस्कस करते चलो। तो इस पे ध्यान से देखो मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, a is a0 0, b is 0 b 0 एंड c is 0 0 c। तो चलो मुझे ऑल्टीट्यूड वॉल्टीट्यूड नहीं चमक रहा था, तो कोई और तरीका है क्या करने का, एक्चुअली है, लुक एट दिस, लेट्स से दिस इज योर ऑर्थो सेंटर h, k, t। इस बार मैंने ऑर्थो सेंटर अज्यूम ही कर लिया, इस बार मैंने ऑर्थो सेंटर अज्यूम ही कर लिया, तो लेट ऑर्थो सेंटर भी h, k, t। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, इट लाइज ऑन प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रहा है ना h, k, t, यस सर, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, h, k, t मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, डू यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ये तो Yes, इंटरसेप्ट sir. फॉर्म है, यस सर, x by y by b z by c1 में hkt रख दिया, तो एक ये कंडीशन में लिया, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये कंडीशन में लिया। अब अपन और क्या क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, व्हाट एल्स कैन बी यूज, व्हाट एल्स सर कैन बी यूज, कोप्लेनरिटी,
नहीं, कोप्लेनरिटी तो यूज कर लिया अभी कि एच इस वाले प्लेन में लाई कर रहा तो उससे कंडीशन मिली, बट एच इज नॉट जस्ट एनी पॉइंट इन द प्लेन, इट इज ऑल्सो व्हाट, ऑर्थो सेंटर। तो बी एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी ए वेक्टर, चलेगा क्या? यस सर। एंड सी एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर, चलेगा क्या? तो अगर dot ऑर्थो लगा सेंटर, देंगे। हाँ वेरी गुड। तो बी एच वेक्टर बोले तो एच के माइनस बी एंड टी माइनस जीरो, ये समझा बी एच वेक्टर। यस सर। सी ए वेक्टर बोले तो ए माइनस सी, तो ए आई कैप जीरो जे कैप माइनस सी के कैप, तो ये परपेंडिकुलर टू ये है। सिमिलरली सी एच बोले तो एच माइनस सी, तो एच माइनस जीरो के माइनस जीरो टी माइनस सी बच्चों, और ये परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होता है? बी माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी एंड जीरो, यस सर। माइनस ए प्लस बी एंड जीरो। तो चलो डॉट डॉट खेलते हैं, तो डॉट से क्या मिल जाएगा? बहुत सिंपल है, एच इंटू ए, जीरो इंटू दिस तो जीरो है, माइनस ए टी एच इज माइनस सी टी, सर। ए क्या आ रहा है, और इससे आ रहा है माइनस ए एच प्लस बी के इज जीरो, तो इससे आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है। यस सो सर। बेसिकली वी आर गेटिंग ए एच इज इक्वल टू बी के इक्वल टू सी टी। यहाँ तक चलेगा बच्चों? यस सर। यहाँ तक चलेगा? यस सर। बस सॉल्व हो गया, ये देखो, इसको वन में पुट कर दो। तो चलो एच को तो एच ही लिखे रहने दो, के को क्या लिख सकता हूँ? के को लिख सकता हूँ ए एच बाई बी, कूल। यस सर। और टी को क्या लिख सकता हूँ? जैसे यहाँ पे टी बाई सी था ना, तो टी को क्या लिख सकता हूँ? ए एच बाई सी, तो टी को ए एच बाई सी लिखा और नीचे पहले से एक सी था, तो कितने बच्चों को दिख गया? एच का कोऑर्डिनेट ये आ रहा है बच्चों, ए Yes, का sir. मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो लुक एट दिस, ए टाइम्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, है ना? एच ही आ गया, तो के क्या आ जाएगा? के इज ए टाइम्स एच बाई बी, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करो, बी से डिवाइड करो, समझा? यस सर। ये आ रहा है ऐसा, और टी भी फिर क्या आ जाएगा? दिख ही रहा है टी वाला, जैसे ए और बी है तो वैसा का वैसे शी। तो ये था ज्यादा बेटर मेथड। तो दिस वाज अ ग्रेट क्वेश्चन, दिस वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। ये क्लास में नहीं कराता तो आप खुद से फिगर आउट नहीं कर पाते, बहुत बहुत फाइटर क्वेश्चन है ऐसे। तो ये यस सर। वेक्टर तो सॉल्व बहुत करने के जबरदस्त बाद इजी, इस्तेमाल। पूरा वेक्टर का ही क्वेश्चन था ये, मेनली तो वेक्टर का ही क्वेश्चन था। यस सर। तो ये अगर एक आध क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो ये दिमाग में कभी नहीं आता ऐसा सोचने में, दिमाग में कभी नहीं आता ऐसे सोचने में। तो मैंने आपको एक थोड़ा एक दो रैंडम ऐसे अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन और करा दिए, वैसे अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं, बट आई होप आपको दोनों मेथड समझी हो। मैं Yes. रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको घर जाके दोनों मेथड को फिर से सोचना, ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है ना, तीनों घर पे सोचना आराम से फिर से। यू ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस अगेन एट होम। यस सर। क्वेश्चन 2 भी देखो, क्वेश्चन 2 भी बहुत अच्छा है वैसे, क्वेश्चन 2 स्ट्रेट लाइन का है। सर हाँ सर अगर ये पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होते, मतलब ऐसे कुछ ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, मतलब कुछ तो तीनों हम में छोड़ ना। देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके सर। सर बट आपने तो बोला था ना कि प्लेन वाले के लिए 2D के फॉर्मूले चलते हैं। तो डू यू रिमेम्बर एनी फॉर्मूला फॉर ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला मैंने अच्छा, कराया था 2D में, नो सर, सर सॉरी है सर, ना? कंफ्यूज हो हाँ, गया। वही तो, उसका ऑर्थो सेंटर का वैसे भी फॉर्मूला नहीं था, मैंने कराया था बट वी नेवर यूज्ड इट। ऐसा फॉर्मूला आता है पता है, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c। सर मौत हो जाएगी सामने ही। हाँ तो वो वैसे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे, 10a 10b 10c कौन निकालेगा, एंगल्स तो गिवन ही नहीं होंगे। तो वो अप्लीकेबल तो होगा, यस ऑफ कोर्स इट इज अप्लीकेबल, बट यू कांट यूज इट, वो यूजलेस टाइप हो जाएगा। चलो तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। एक पी पॉइंट है लैम्डा कॉमा लैम्डा, उससे आपने 90 डिग्री ड्रॉप करा है ऑन लाइंस L1 एंड L2। PQ एंड PR आर ड्रॉन ऑन टू लाइंस L1 एंड L2। L1 क्या है बच्चों? ये देखो, y इक्वल्स टू x कॉमा z इक्वल्स टू 1। डू यू रिकॉल इसको एक्चुअली में लाइन जैसा कैसे लिखते हैं? यस सर। सर y अपॉन 0 इक्वल्स टू x अपॉन 0 इज इक्वल टू नहीं उल्टा बोल रहा है, कॉमा z इक्वल्स टू 1 का मतलब होता था z माइनस 1/0, याद आता है? यस सर। यस सर। If I were to substitute them as lambda, z will always be 1, ऐसा याद आ गया? यस सर। सेम टू सेम लाइन 2, उसको अपन थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। लाइन 2 गिवन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉमा z इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस y और z प्लस 1। ये समझ आ रहा है? बोलो। यस सर।
बात वही है कि y हमेशा -x है और z हमेशा -1 है, ऐसा टाइप का। तो ये दोनों लाइन से बच्चों, तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो उसने बोला है PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, Q इज अ पॉइंट ऑन L1 ना। तो Yes, कितने sir. बच्चों को चलेगा, मैं Q को क्या ले सकता हूँ, इस लाइन पे एक पॉइंट है Q, तो दिस इक्वल्स टू दिस Lem- इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू A ले लूं, और सिमिलरली R के लिए मैं दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू B ले लूं, क्या चलेगा? Yes, sir. तो लेट Q बी दिस एंड लेट बी R बी दिस। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, A,1, दिस इज Q का कोऑर्डिनेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ R? B, X is B, Y is -B and Z is -1, इतना चले? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी अपन को ये यूज करना है कि Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्या बन जाएंगे, P माइनस Q और क्या, Yes, sir. Lambda minus A, lambda minus A, comma lambda minus 1. सिमिलरली PR का भी मेरे को 90 डिग्री खेलना है, तो PR के डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लेता हूँ। तो PR के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, P माइनस R। तो R का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है Lambda plus 3. ना। अब ध्यान से देखो, सिंस इट इज परपेंडिकुलर, PQ is perpendicular to what, लाइन L1 ना। Yes, sir. So dot ले तो क्या लेंगे. रखना है, किस किस का डॉट? Sir Q का और वो L1 का, मतलब जो अरे पॉइंट्स Q आए. का नहीं, PQ का। हाँ sir. तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या? अबे वो तो 110 है। Yes, sir. और इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, हाँ ये तीनों। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2, और ये तो 0 है और ये भी 0 है। तो इससे कितने बच्चों को दिख रहा है, A की वैल्यू लैम्डा आ रही है, A की वैल्यू लैम्डा आ रही है। तो अभी न्यू फॉर्म्ड PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रहे हैं, A की वैल्यू रख दो लैम्डा, और क्या, क्योंकि A एलिमिनेट करना था। तो ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आ गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे PR इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो PR और लाइन के डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो। तो PR के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे। तो 1 इंटू दिस -1 इंटू दिस, और ये तो 0 है। तो फॉर्चुनेटली इसमें B0 आ गया, तो अच्छा कैलकुलेशन है। B0 है तो अब PR के न्यू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रहे हैं, B को 0 रख दो, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1। समझा? बट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था, दिस इज अ 3D डायग्राम, तो इसको विजुलाइज मत करो। उसने बोला था एंगल QPR भी 90 है, देखो Yes, sir. उसने बोला था अगर एंगल QPR भी 90 हो तो अब लैम्डा की वैल्यू निकालो। अगर एंगल QPR भी 90 है, अगर एंगल QPR 90 डिग्री है, इसका मतलब है इन दोनों का डॉट 0. PQ इज परपेंडिकुलर टू PR। तो PQ और PR परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट भी 0 रख दो बच्चों। तो देखो 0 इंटू लैम्डा, So lambda 1 हो 0 जाएगा. इंटू लैम्डा, और लैम्डा -1 इंटू लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा आया +-1, चलेगा? Yes, sir. तो आंसर क्या है, लैम्डा। Plus minus 1. तो एक्चुअली ये ऑप्शन दिए थे 1, B -1, C 0 और D नन। तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके? A B. वेरी गुड। एक्चुअली पता है, इज द ओनली आंसर, इज द ओनली आंसर। लैम्डा इक्वल्स टू 1 डिस्कार्ड होगा। तो कैसे? 0,0 हो जाएगा ना सर PQ का, वो पॉइंट नहीं, बन. वापस से सोचो, अगर लैम्डा 1 होता है तो गड़बड़ी क्या होती है लैम्डा 1 होने से? सर PQ का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 0 0 0 हो जाएंगे इसे. वेरी गुड। 0 0 डायरेक्शन रेशियोज का कोई मीनिंग नहीं होता। वेरी Yes, गुड। sir. या फिर अगर लैम्डा को 1 रखता हूं तो P हो गया 1,1,1 ना। Yes, sir. 1,1,1 कैन यू सी इट लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. X को 1 रखो, Y को 1 रखो और Z को 1 रखो, बिल्कुल फिट है। Yes, sir. 1,1,1 लाइज ऑन द लाइन। तो अगर लैम्डा को 1 ले लेता तो P लाइन पे लाई कर जाता, तो क्वेश्चन ही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है ना। Yes, sir. तो ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर लैम्डा 1 है तो P लाइज ऑन L1, तो क्वेश्चन वुड हैव बीन रॉन्ग, हेंस डिस्कार्ड। तो कितने बच्चों समझा? करेक्ट आंसर इज स्टिल -1। Yes, sir. सर तो एडवांस ये में ऐसे है क्वेश्चन आएंगे. JEE 2014 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया था, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी मेहनत करके लैम्डा की वैल्यूज भी आ गई, बट ऑलमोस्ट 99.99% बच्चों ने क्रॉस चेक करे ही नहीं। यस सब उन्होंने, दुष्ट लोगों ने, देख रहे हो ना कितना सुंदर तरीके से 1 और -1 दोनों दिए, तो सबने ए बी 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 टिक करके आए, सब ए बी टिक करके आए, एकदम धूम, एकदम धूम, ए बी ए बी ए बी ए बी सब टिक करके आए, सबके -1 -1 -1 -1 -1, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो दिस Yes, वाज sir. लाइक, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जी ने इतना सरप्राइज किया कि एकदम ऐसा, एकदम ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि सॉल्व तो कर लोगे चलो कैसे तैसे, बट ये तुम कभी क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे। दिस वाज अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यही मतलब ये एडवांस मल्टीपल चॉइस में बार बार क्रॉस वेरीफाई मल्टीपल चॉइस में था, यस मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन देख के फिर सिंगल करेक्ट था, यस सर। तो हार्डली कोई बच्चा सही सही कर पाया होगा इसको, बहुत बच्चों ने इसमें हगा था अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आप जरूर ट्राई करना, बिल्कुल घर पे वापस से सोच के ट्राई करना। और एक क्वेश्चन और बच रहा है तो वो भी कर ही देता हूँ, और वो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, यू कैन नॉट सॉल्व एंड फाइंड, यू कैन नॉट सॉल्व एंड फाइंड कि चलो इतने प्लेन आ रहे हैं, तुम्हें इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इंटरप्रिटेशन ध्यान से देखो, देखो बच्चों, कितने प्लेन्स 3 फिक्स्ड पॉइंट से यूनिट 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 डिस्टेंस पर है, मतलब उसने बोला कि इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए प्लेन का 1, है ना? यस सर। कहना से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, कहना से इट इज सेम एज सेइंग, इट इज सेम एज सेइंग द प्लेन टचेस अ स्फीयर यस ऑफ सर। रेडियस 1। बोलो बच्चों, यही जैसे टच करता है, अगर एक लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होता है तो अपन ऐसे बोलते थे ना, सर्कल से उसका डिस्टेंस ऐसे है सेंटर यस से। सर। तो कैन यू इमेजिन कि यार ये क्वेश्चन एक्चुअली बोलना ये चाह रहा है कि इफ आई वर टू ड्रॉ स्फीयर विद दिस एज सेंटर एंड रेडियस 1, द प्लेन मस्ट बी टचिंग द स्फीयर, वही बात हो गई ना? यस सर। तो अगर तीनों से आधा 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 चलो, तो तीनों से अगर 1 डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है अपना जो प्लेन है इट टचेस 3 स्फीयर्स, यस और नो? यस सर। तो जरा मैंने वैसे डेटा जानबूझ के ऐसा दिया था कि दूर दूर के स्फीयर देते, बहुत दूर दूर है वो एक दूसरे से, तो तीनों का रेडियस 1 है और तीनों एक दूसरे से बहुत दूर 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 है। तो अब ये थोड़ा सा इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, 3 स्फीयर्स को टच करने वाले कितने प्लेन बनेंगे? कोई गेस कर सकता है? हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर व्हिच टच ऑल 3 स्फीयर्स? बोलो। यू सर्टेनली कैन टेक Sir, इंस्पिरेशन two. फ्रॉम 2 कौन से थोड़ा सा आइडिया तो दो बोल के। सर एक प्लेन जो जिसके ऊपर ये तीनों स्फीयर बैठे रहेंगे और एक इनके ऊपर जो डायरेक्टली रख सकते हैं। वेरी गुड। तो टोटल कितने होंगे? हाँ सर। नहीं। एक को ऑल ऊपर से टच करने वाला यस सर। एंड ऑल को नीचे से टच करने वाला, ये तो फिगर आउट हो गया ना? यस सर। समझ गया ना कि एक प्लेन रखा हुआ है, तो ये तीनों स्फीयर्स उस पर रख दिए अपन ने से, तो एक ऊपर से टच करने वाला और एक ऐसे ही स्फीयर जो है उनके ऊपर आपने एक प्लेन रख दिया, ऐसे 2 प्लेन दिख रहे हैं सबको। यस सर। बट इसका 2D वर्जन सोचो, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना? और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है जो दोनों को टच डायरेक्ट करे? कॉमन टेंजेंट के साथ ट्रांसवर्स वाला। हाँ, तो इसका ट्रांसवर्स वर्जन सोच के बताओ कैसा होगा इसका ट्रांसवर्स वर्जन? सर ये मतलब कि ऐसा बीच में से जाएगा इन दोनों के। हाँ, एक को ऊपर से और 2 को नीचे से। यस सर। देखो सोचो एक बार, मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे अपने तुम्हारे पास मान लो ऐसे 3 स्फीयर्स हैं ऐसे ऐसे, यस तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक और सी है। तो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ए को ऊपर से टच करने वाला, तो ऐसे ए को ऊपर से टच करके अभी भी मैं ऐसे ऐसे तो प्लेन कर सकता ना, ए को टच करने के बाद भी। यस सर। तो आफ्टर एट सम पॉइंट यू इमेजिन कि ए को यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब इस स्फीयर के ऊपर है बट इन दोनों स्फीयर के नीचे से पास हो रहा है। कितने बच्चों को दिख रहा है बोलो? दिखा सर। पक्का? यस सर।
और फिर इसी का उल्टा कि ए के नीचे से और बी और सी के ऊपर से, बोलो बता, दिख रहा है? हाँ सर। दो यस प्लेन सर। है ना? ये ए के लिए दो थे, तो बी के लिए भी कितने होंगे? दो। सी के लिए भी? दो। समझा? यस सर। तो ऐसे तो टोटल प्लेन्स आर 8, चलेगा? यस सर। तो ये हो गया अपना डेंजर वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, ये आपको ऐसे इंटरप्रेट करना ही था। तो ये हो गया अपने काफी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, काफी खतरनाक क्वेश्चंस थे। तो आगे बढ़ते हैं, चलेगा? तो यस वैसे सर। अपना इक्वेशन, सॉरी अपना थ्योरी तो खत्म हो चुका था, बट मैं पता नहीं क्यों मैं स्फीयर थोड़ा सा पढ़ाता हूँ हर बार, बच्चों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिखे जाता है। ये सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट मैं इसको ऐसे ऐसे 5-10 मिनट डिस्कस करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत इजी सा है। चलो नोटिस यस करो, सर बताइए कैसा है। सर हाँ, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए कितने पेज छोड़ने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए करीब करीब सिर्फ वो ऊपर कर सकते हो? उसको बाद में लिखते हैं ना, ज्यादा 4 से होता है। 5, 3 से 4 पेज छोड़ दो, मतलब 4 पेज छोड़ दो, मतलब 2 टोटल, टोटल 2, फ्रंट एंड बैक मिला के 2। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गए अपने पुराने वाले पेंडिंग क्वेश्चंस। प्लीज गो होम एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन, प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इधर उधर से ढूंढ ढांड के दिए। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे सिंपली बुक में नहीं मिलेंगे। तो स्फीयर क्या क्या डिफाइन करने के लिए क्या क्या जरूरत है स्फीयर को? बोलो। सेंटर रेडियस, स्फीयर मिल गया। सर वो बेसिकली सब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ना? पोलर भी क्यों, सीधे बोलो। यस सर। कितने बच्चों को दिख रहा है कि पीसी मस्ट बी आर? ये रही यस सर। इक्वेशन। तो डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 z1, बोलो। यस सर। अगर तुम ये वाला टर्म हाइड कर दोगे तो किसके जैसा दिख रहा है? 2D। सर्कल, यस सर। है ना? बस ये रहा सर्कल वाले जो इक्वेशन है, उसमें z का टर्म डाल दो तो तुम्हारा स्फीयर बन जाता है। दिस इज द स्फीयर, समझा? तो यस सर। इसकी देखा देखी या फिर सर्कल की देखा देखी, कैन एनीवन टेल मी जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर? जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या सीखी थी बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ओके। याद आया कुछ? यस सर। तो इसमें क्या क्या बनेगा जल्दी बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वेरी गुड, 2gx प्लस 2fy प्लस 2h z वेरी बोल दो, गुड। फिर हाँ प्लस हाँ सम चलेगा। कांस्टेंट। 2ux 2vy एंड 2wz चलेगा क्या? यस सर। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, वही सर्कल में बस एक्स्ट्रा टर्म डाल दिया यार, और कुछ नहीं। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उसका सेंटर पता है, हाँ सर। क्या होगा? UVW ऑफ ना, माइनस माइनस हाँ माइनस। बोलो, याद आ गया? माइनस जी माइनस एफ। यस सेम सर। सेम। अगर मैं रेडियस पूछूं तो क्या आपको पता है? यस सर। U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस C। एक्सीलेंट, समझ गया? तो मेरे को इसमें कुछ सिखाना ही नहीं है, क्योंकि लिटरली आई हैव नथिंग टू टीच, यू ऑलरेडी नो स्टफ, यू ऑलरेडी नो स्टफ। चलो मैं एक और ऐसी जबरदस्त आपसे पूछता हूँ, डायमीटर फॉर्म। किसी को डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल याद है क्या? यस सर्कल सर। जिसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स गिवन हो, क्या आता था, याद दिलाओ। सर x माइनस x1 टाइम्स। हाँ वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आएगी यहाँ पे? जैसे सर्कल की आती थी वैसी स्फीयर की आएगी इक्वेशन। अगर आपको डायमीटर फॉर्म याद हो तो आता था x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्फीयर में? सर प्लस Z1 माइनस। बोलो, समझा? यस सर। और इसका डेरिवेशन भी देखो कितना पप्पू है, वही चीज है। मैं लोकस मान लेता हूँ एक्स वाई जेड,
तो कितने बच्चों समझ रहे, एपी और बीपी परपेंडिकुलर है, यस सर। तो एपी और बीपी परपेंडिकुलर है, तो एपी और बीपी के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट जीरो दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये रहा एपी, एपी इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और बीपी क्या है बच्चों, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, डॉट प्रोडक्ट जीरो। यस तो ये मैं सर। नहीं भी बताता तो आपको याद था, तो इसमें बस टिप क्या है, मैं इसमें और कुछ नहीं बता रहा, टिप क्या है, इफ वी सी अ क्वेश्चन ऑफ स्फीयर, कन्वर्टेड इनटू सर्कल। जस्ट थिंक ऑफ सेम क्वेश्चन इन 2D, कि 2D में ये क्या हो रहा होता है, ऐसा कि अगर ये इसमें ऐसा है तो 2D में ये कैसा क्वेश्चन होता है, और 2D में इन 2D ऑफ सर्कल, यही सर्कल का 2D में क्या क्वेश्चन बन रहा होता, बस और कुछ नहीं। आई हैव नथिंग टू टेल, वैसे इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं, बट एनीवे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, तो इसको कॉपी कर लो बच्चों, यही है। यस सर। खत्म हो गया चैप्टर? हाँ, चैप्टर तो लास्ट लेक्चर ही खत्म हो गया था। सब 20 के बाद क्या होगा? पहले कॉपी करो, मैं एक आध क्वेश्चन तो कराऊंगा इस पे। हाँ जल्दी छोड़ दो ना फिर। इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा यार, ऐसे मत आराम से किया। पढ़ाओ। यार मेरे को सिलेबस भी तो खत्म करना है यार, नहीं तो अगर मैं अभी डिले करूंगा तो फिर सिलेबस खींचेगा और क्या। अच्छा सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स। ओके सर। सर आगे इंजीनियरिंग में भी ज्योमेट्री रहता है? नॉट दिस, ये नहीं। और फिर 3D में सब कुछ? यार सॉलिड ज्योमेट्री वगैरह आता है, बट ऐसा ये वाला ज्योमेट्री वापस नहीं आता। यस सर। मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आएगा, जब तुम सॉलिड फिगर्स का एरिया निकालोगे, तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इनकी इक्वेशंस का काम आएगा, बट ऐसे अलग से नहीं पढ़ना रहेगा कभी। ओके सर। हम्म, देखो जल्दी से इसको। चलो एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं। टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन नहीं है, सोचना, ये तो मैं ऐसे जबरदस्ती देने के लिए दे रहा हूं।
चलो ये क्वेश्चन, तो दिस में सीम वेरी 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 वियर्ड एट फर्स्ट, इट विल सीम, मे नहीं, इट विल सीम वेरी वियर्ड एट फर्स्ट। सोचो क्या कर रहे हैं। फाइंड द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन अ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय xy yz zx। तो xy yz zx और ऐसा x plus y plus z equals to 1। तो ऐसा दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन बच्चों। यस सर, मतलब और 2D में इस- सर सर्कल मतलब ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है वो सर्कल। सर्कमस्क्राइब, ओ सर इंस्क्राइब। तो सोचो, मतलब ये स्फीयर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन को भी टच कर रहा है और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को भी टच कर रहा है। तो ये स्फीयर की इक्वेशन ढूंढना है। सोचो सोचो कैसे करोगे। बोलो आइडियाज बच्चों। सर अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे सॉल्व करना भी नहीं है, पहले इसका 2D वर्जन सोचो। इसका 2D वर्जन क्या होता है? 2D वर्जन क्या होता है? सर एक ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड सर्कल। बट कैसा, मतलब दिस इज कैसा सर्कल? In the Touching? coordinate axis. सर हाँ। टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो अपन क्या करते थे? प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। सोचो अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या करते थे अपन? सर जो सेंटर रहेगा वो दोनों रेडियस के बराबर रहेगा, ए कॉमा ए मान लेंगे सेंटर को। तो यहाँ पे सोचो, एवरीवन दिस इज टचिंग ऑल थ्री प्लेन्स, देन व्हाट कैन बी से? अगर ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों प्लेन को टच कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं? सर ए कॉमा ए रहेगा इसका रेडियस। व्हाट इज ए? बोलो बोलो क्या हुआ? अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है मतलब सेंटर क्या हो गया? बोलो। सर नहीं समझा। अगर ये एक्स ortho वाई वाई center. जेड, हाँ, सेंटर कैन बी टेकन एज yes or no? r comma yes or no? यस व्हाट इज r? वैसे r क्या है? सर रेडियस। रेडियस, सिंपल। तो अगर स्फीयर कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है तो सेंटर आर 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 ले सकते हो। बट इट इज आल्सो डूइंग वन मोर थिंग। व्हाट इज इट डूइंग? टेल मी। सर उस प्लेन का जो मतलब कि सेंटर से उस प्लेन का जो डिस्टेंस रहेगा वो आर है। वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? इट आल्सो टचेस व्हिच प्लेन? ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स। नहीं, वो तो यूज कर लिया। अब चौथा इस प्लेन को भी टच कर रहा है ना, इंस्क्राइब्ड है, तो मतलब ये चौथे प्लेन को भी टच कर रहा है। यस सर। तो अगर तुम्हारा ये स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन? Distance from it is r. वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज रेडियस। यस सर। तो क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ सेंटर का इससे? हाँ सर। Yes. क्या बन जाएगा? r r पुट करो तो 3r - 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r r r का इस प्लेन से, यस सर। और ये भी किसके बराबर है? r।
खत्म। आर आ गया, दिख रहा है? यस सर। यस खत्म। वैसे दो आंसर आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है, वन उधर ले जाओ, एक आर आ रहा है 3+√3 और 3 - √3। व्हाई एम आई गेटिंग टू आंसर्स? शुड आई नॉट बी गेटिंग अ सिंगल आंसर? क्योंकि टेट्राहेड्रॉन फिक्स्ड है तो उसके अंदर एक फिक्स स्फीयर बनना चाहिए। दो काय को आ गए बे? रेडियस तो मॉड के अंदर ही आएगा ना, डिस्टेंस है वो। नहीं, बट आर के तो दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, तुम कुछ भी करो, आर के तो दो वैल्यूज आ रहे हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग टू वैल्यूज एंड व्हाई आर वी गेटिंग टू वैल्यूज? क्या इसको दो अंदर के अंदर दो स्फीयर टच कर रहे हैं? नहीं ऐसा सर। तो हो नहीं नेगेटिव सकता। वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे ना। क्यों और व्हाई? बट आया भी क्यों और क्यों एलिमिनेट करेंगे वो भी तो बताओ। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। नहीं, 3 - √3 पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव रेडिया है, दोनों रेडाई पॉजिटिव आए। बोलो, व्हाई आर वी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ आर? तो जो 1 से छोटा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट 1 है। नॉट गुड रीजन। सर पर बने डिस्टेंस 1। नॉट गुड रीजन, नो। पहली बात तो ये नहीं पता तुम लोगों ने कि दो क्यों आंसर आए। अदर साइड ऑफ प्लेन, वेरी गुड सानिका, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को समझा इसका 2D वर्जन? सोचो, एक इसको टच करे, इसको टच करे और इसको टच करे। हमने लिटरली ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यस सर। इसको टच करे, इसको टच करे, इसको टच करे, तो एक ये, और कितने बच्चों को समझा अबे ये भी तो टच कर रहा है? बोलो, हाँ सर दिस समझा। इज ऑल्सो टचिंग ऑल थ्री। तो मतलब ऐसा कितने बच्चों समझ रहे हैं? एक स्फीयर ऐसा होगा बड़ा सा, ऐसे इमेजिन कर रहे हो, बड़ा सा जो सबको टच कर रहा होगा, बोलो ऊपर से। यस तो तुम्हारे दो आंसर आने चाहिए थे और आए, बट हमें इंस्फीयर चाहिए। तो कितने बच्चों को समझा तुम्हें स्पेसिफिकली कौन सा वाले रेडियस वाला सर चाहिए? छोटा रेडियस वाला चाहिए। हाँ, ये छोटा वाला स्मॉलर वाला वैल्यू चाहिए तुम्हें। एक आउट वाला स्फीयर आ गया था एक एक्स्ट्रा, जो आपने मैनुअली डिस्कार्ड कर दिया ऐसे। तो ये स्मॉलर वाला इज नीडेड। तो ये वैल्यू छोटी है 1/3+√3, तो दिस इज द आंसर। चलेगा? यस बस। तो पूरा का पूरा सर्कल का क्वेश्चन था यार, हर चीज तो मैंने सर्कल की यूज करी है, देखो। यस सर। ठीक है, तो इसको लिख लो। और अपना ये एक्स्ट्रा टॉपिक था वो भी मैंने ऐसे थोड़ा सा समझा दिया। इस पे वैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं क्योंकि जेई में है नहीं है, बट कभी ऐसे बुकलेट वुकलेट में एक दो क्वेश्चन दिए हुए वो दिख जाएंगे तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस। बुकलेट में एक दो क्वेश्चन है इसके। चलो, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट टॉपिक। कुछ नहीं बचा इसमें, जो जो था सब कुछ बता दिया मैंने। आड़त इच्छा चीजें सब कुछ डिस्कस हो गया। ठीक है, तो सर आप एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या क्या वो जो दूसरा बड़ा वाला स्फीयर था वो जो टेट्राहेड्रॉन को कैसे टच कर रहा था?
देखना जैसे उसका 2D वर्जन देख लेना कि अगर ऐसे ऐसे एक अंदर है तो एक बाहर भी तो होगा जो सबको टच करके निकल रहा हूँ। 2D वर्जन इमेजिन करना, 3D कैसे दिखा पाऊंगा यार। ओके सर। तो ऐसे एक बड़ा सा स्फीयर होगा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को और इस प्लेन को ऊपर से टच कर रहा होगा। एक ओके सर। स्फीयर ऐसे लाके टिका दो तो बस। अपन को तो छोटा वाला चाहिए था इसलिए अपन ने छोटा वाला वैल्यू ले लिया, बाकी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ओके उसने सर। स्पेसिफिकली इन स्फीयर मांगा था। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स। यस ओके, सर। और डिटर्मिनेंट वैसे इजी है, बट डिटर्मिनेंट में क्या है, अपन को थ्योरी तो बहुत ही कम है, बट डिटर्मिनेंट पर आपको मेनली प्रैक्टिस ही करना है क्वेश्चंस की, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए है नहीं, इजी है डिटर्मिनेंट मेरे हिसाब से। चलो Yes, पढ़ते sir. हैं, बट इसमें अभी तक आपको एकदम बेसिक बेसिक मोस्ट चीज पता है, तो अब सब कुछ टेक्निकली सीखते चलते हैं कि भैया क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो फिलहाल तो वैसे सच बोलूं तो मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगा आपको कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ मैट्रिसेस। जब मैट्रिसेस सोच रहे थे लोग कि ये इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, तब मैट्रिसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नया सा ब्रांच निकालना पड़ा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में कुछ एक बार बार एक पैटर्न आता रहता था, तो वो पैटर्न की शक्ल देखी और बोला कि ये पैटर्न को पूरा गंदा गंदा लिखने की जगह क्या रहेगा, हाँ कुछ नहीं, बेटर टू राइट दैट गंदा सा पैटर्न इन सम फॉर्मेट, ऐसे किसी फॉर्मेट में लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा बस। तो वो फॉर्मेट ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नोटेशन है, मान लो बस तुम, डिटरमिनेंट इज अ नोटेशन कि भैया ये गंदी सी कैलकुलेशन को आप इस नोटेशन में लिख रहे हो, और कुछ नहीं है डिटरमिनेंट, नथिंग एल्स। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? इट इज अ स्क्वायर grid of n square elements which are kept along n rows and n columns. All right, Yes, sir. it's a square grid of n square elements which are arranged along n rows and n columns, and its value can be evaluated by a certain rule, by following a certain rule. So never forget that determinant is nothing but a value. एक बड़े से कैलकुलेशन को आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया और कुछ नहीं। तो डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू और कुछ नहीं है डिटरमिनेंट, बहुत सिंपल सी चीज है। और वो वैल्यू भी अपन को इवेल्युएट करनी आती है यूजिंग अ सर्टेन रूल। तो वो प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सी चीज क्या होती है। तो कंसीडर डेल्टा एन क्रॉस एन। तो एन क्रॉस एन मतलब इसको बोलते हैं एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, उसमें एन रोज और एन कॉलम्स हैं। आर यू बाइंग दिस? उसमें एन रोज और एन कॉलम्स हैं, इसको बोलते हैं एन क्रॉस एन डिटर्मिनेंट बच्चों। तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे स्पेस मार मार के ऐसे अपन कुछ टर्म्स लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं यूजुअली, a2n डॉट 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 an1 an2 डॉट 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 ऐसे करके। तो ये ग्रिड दिख रहा है, ये ग्रिड अपना n स्क्वायर एलिमेंट्स का। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ये n एलिमेंट्स, फिर और n n n n n n, तो n इंटू n n स्क्वायर एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है। तो इधर इनको क्या बोला जाता है, स्पेशली a i j, है ना, वेयर i और j क्या क्या हो सकते हैं, i j टेक वैल्यूज 1 2 3 से लेकर कुछ भी n। तो a11 1 2 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी, i और j को कुछ भी 1 और n के बीच में रख सकते हो। Yes, a sir. i j का नाम क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये सारे जो a11 a12 a13 ये सब एलिमेंट्स हैं। तो aij एक एलिमेंट है ऑफ द डिटर्मिनेंट which belongs to element which belongs to ith रो एंड jth कॉलम। तो उसका लोकेशन कौन देता है, ये ij gives you the location of that element। तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए, लेट्स से किसी ने बोला a23, तो अब भी क्या भी समझ जाओ, a23 मतलब कौन सा एलिमेंट, सेकंड रो पे जाओ और थर्ड कॉलम पे जाओ। तो पहले मैं सेकंड रो पे आया और सेकंड रो के थर्ड कॉलम पे, तो ये वाला, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, दिस sir. इज a23, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में पहुंच जाओ, वो वाला एलिमेंट को बोलते हैं a23। तो aij मतलब ith रो पे जाओ, फिर jth कॉलम पे जाओ, तो वहां पे जो मिलेगा वो aij वाला एलिमेंट होता है।
ठीक है, आई होप ये सबको समझा हो, बहुत सिंपल सी चीज है। तो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये पहले लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, ये लिखा हुआ कुछ भी हो बट ये एक्चुअली एक वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी सीखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, देखो इसमें दो टर्म समझानी है पहले तो मुझे, बिफोर आई स्टार्ट विद वैल्यू। एक होता है माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यूजुअली डिनोटेड होता है एज MIJ। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट AIJ पकड़ लो, कोई सा भी एक एलिमेंट, 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 लो, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो एलिमेंट AIJ हैज माइनर, कैपिटल MIJ नोटेशन है, विच इज एक्चुअली, ये क्या है माइनर, विच इज अ डिटर्मिनेंट ओनली, विच इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, एक कम ऑर्डर का डब्बा, n-1 ऑर्डर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, तो एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एक्सक्लूडिंग ith रो and jth column of our given determinant, of given determinant, मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है, क्या लिख रहा हूं यार मैं, फ्रॉम गिवन डिटर्मिनेंट डेल्टा n क्रॉस n, ठीक है। तो देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस विद n क्रॉस n ऑर्डर, हर चीज वैसे भी अपन को 99% ऑफ द टाइम 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट ही आते हैं बच्चों। तो ये एग्जांपल सुनो, डेफिनेशन से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप एग्जांपल सुन लो, डेफिनेशन तो क्या घंटा ही समझ आएगी। तो ये देखो, look at this, A11 A12 A13 A21 A this thing, all right, so this 3 cross 3 determinant, so what I just claimed is हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, उसको बोलते हैं MIJ। तो अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो तुम्हें क्या हरकत करनी पड़ेगी, लेट्स से यू आर सीकिंग माइनर ऑफ, कोई सा भी ले लो, 2 3, यस तुम्हें 2 3 का माइनर निकालना है, तो 2 3 का माइनर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 का माइनर इज ऑल्सो एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ऑर्डर लेस, मतलब ये 3 ऑर्डर का है तो माइनर 2 ऑर्डर के होंगे। यस सर A23 is a determinant which is obtained by skipping or excluding second row and third column। तो 2 3 मतलब सेकंड रो कटा दो, 3 मतलब थर्ड कॉलम कटा दो। तो Yes, सेकंड रो थर्ड कॉलम कटाओगे तो एक 2 क्रॉस 2 डब्बे के एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्या, यस yes, सर sir. तो ये 2 क्रॉस 2 डब्बे के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, माइनर, दिस इज M23। तो 2 क्रॉस 2 डब्बा एलिमिनेट करना आता है, सॉरी 2 क्रॉस 2 डब्बा इवेल्युएट करना आता है, यस Yes. सर ये तो सभी को पता है, दिस Yes, माइनस sir. दिस, ऐसा। तो ये वैल्यू कहलाती है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो पहले एक काम करो, इतना कॉपी करो, पहले इतना कॉपी करो, फिर एक और टेक्निकल टर्म समझानी है। Yes, दिस इज sir. जस्ट अ टर्म, ये बस मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ डेफिनेशन ओनली, कि भैया ऐसे ऐसे लोगों ने जब बना रहे थे ऐसे बनाया है, आप ऐसे सीख लो और ऐसे कर लो। तो इसको छापो, मैं एक सेकंड पानी पी के आता हूँ, छापो। Done, sir.
चलो हो गया बच्चों? सर 1 minute प्लीज। ओके चलो, तो जैसे ही एक माइनर आता है वैसे ही एक और टर्म डिफाइंड है जो एक्चुअली अपने काम का है। ये टर्म अपने काम का है। व्हाट इज इट कॉल्ड? कोफैक्टर। तो जैसे हर एलिमेंट का एक माइनर होता है वैसे हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? डिनोटेड एज Cij। ऑलराइट, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट ओनली। क्या होता है बच्चों? एलिमेंट Aij हैज cofactor Cij which is given by nothing but this -1 raised to I plus j Mij। तो वो माइनर ही है बच्चों, इट इज माइनर ओनली। बट कितने बच्चों को दिख रहा है? -1 रेज टू I plus j का मतलब विद द प्लस और माइनस साइन, है ना? यस सर। तो आपको याद आ रहा है कि अपन जब डब्बा ओपन करते थे तो क्या करते थे? A11 इंटू दिस माइनस दिस, फिर -A12 आता था ना, याद आ रहा है? यस सर। तो वो एक्चुअली कोफैक्टर का काम है वो। तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ दैट माइनस साइन। तो जैसे बेसिकली अपना C23 क्या बन जाएगा? C23। तो ये पिछले वाले एग्जांपल में C23 क्या हो जाएगा? -1 रेज टू 2 + 3 तो -1, और उसके बाद बचा हुआ डब्बा, तो बचा हुआ डब्बा ये। तो दिस इज C23 ऐसा। तो every element has a cofactor, every element has a minor, and cofactor is -1 raised to I plus j into Mij। बस, तो आपको कोफैक्टर काम की चीज है, यू शुड नो अबाउट कोफैक्टर्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेंशन, और यही है जो ऑलमोस्ट सब चीजों का एक्सप्लेनेशन बच्चों यही है, एक्सपेंशन। हाउ डू वी एक्सपैंड? तो अभी जो आपने सीखा है वो सही सीखा है, बट थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा और आगे जाके अपन सीख रहे हैं एक्सपेंशन। तो हाउ डू वी इवेल्युएट द डब्बा, इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? तो मैं जनरल बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एनी n क्रॉस n ऑर्डर डिटरमिनेंट, एनी ऑर्डर। तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले टिप क्या है? वी कैन एक्सपैंड अ डिटरमिनेंट, DET मतलब डिटरमिनेंट, along any row और any column। मतलब जैसे देखो, अभी तक अपन क्या करते थे, याद आ रहा है कि अपन ऐसा करते थे कि A11 इंटू सम कचरा -A12, ऐसे करते थे ना, A11 इंटू सम कचरा Yes, -A12 इन सम कचरा प्लस A13 इंटू सम कचरा। तो ऐसे सोचो ना कि A11 इंटू समथिंग, 12 इंटू समथिंग, 13 इंटू समथिंग। कैन आई से कि आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेंडिंग इट अलोंग फर्स्ट रो? ऐसा समझ आता है क्या? यस सर। मैं उसको ऐसे बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि इट वाज एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। क्यों? क्योंकि आई कैन क्लियरली सी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो अपेयरिंग, कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इनटू व्हाटएवर जो भी आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो अभी तक वी वर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिटरमिनेंट कैसे डिफाइंड है? आपको जो खुशी मिले, जिस रो और जिस कॉलम के अलोंग खुशी मिले, उस रो और उस कॉलम के अलोंग ओपन कर दो। मतलब ये देखो, कोई एक बच्चा है कि सर ये n क्रॉस n डब्बा है, मुझे रो पसंद नहीं है, मुझे कॉलम पसंद है, तो मुझे सेकंड कॉलम के अबाउट ओपन करके दिखाओ। मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, लेट्स ओपन दिस। तो क्या करोगे बच्चों? दिस इज हाउ यू एक्सपेंड। डेल्टा की वैल्यू, लेट्स से यू चोज
सेकेंड कॉलम। तो व्हाट विल यू डू, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स छाप दो, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स छाप दो। तो ये देखो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 2 2 3 2 4 2 एंड 2 तक, ठीक है। तो ये सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स लिख दो, मल्टीप्लाई देम बाय देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, खत्म। इसी को बोलते हैं डब्बा। सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स, खत्म। ये रहा डब्बा। ये जो भी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड, ये वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसी को बोलते हैं। तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है तो क्या करना है, वो वाले रो या कॉलम के एलिमेंट्स लिखो इनटू करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो अभी तक अपन यही करते थे बच्चों, a11 इनटू, ये तो कोफैक्टर ही होता था ना, 2 2 3 3 माइनस 3 2 2 3 कोफैक्टर ही होता है। यस सर। तो a11 इनटू ये था, फिर a12 इनटू कोफैक्टर के कारण एक माइनस साइन आएगा ना, बोलो 1 2 Yes, में एक sir. माइनस साइन आएगा तो वो माइनस आ जाता था कोफैक्टर, और ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड करके 2 1 3 3 3 1 2 3, याद आ रहा है। यस सर। तो ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि a11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस a12 इंटू उसका कोफैक्टर और a13 इंटू उसका कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट, जस्ट एक ऑर्डर छोटा, समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली में एक्सपेंशन तो करेंगे अपन, बट दिस डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं होता चीजों का, डोंट यू वरी। आपको ऐसा लग रहा होगा सर 4+4 दिखाना जरा एक बार, मैं दिखाता हूँ, बट मेहनत का काम है बहुत ज्यादा। बट एक और एग्जांपल पूरा कंप्लीट तो कर लो। किसी ने बोला सर मुझे तो रो ही पसंद है, आप एक काम करो, लास्ट रो के अलाउट कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो, लास्ट रो के अबाउट बोल के बताओ। तो क्या करना है, लास्ट रो के एलिमेंट्स लिखो, तो लास्ट रो के एलिमेंट्स लिखो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, n1 n2 n3 cn3 डॉट 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 ann cnn। ये तुम्हारा डब्बा हो गया। तो ये इतना आसान नहीं होता, ये दिस इज वेरी टीडियस वर्क, स्पेशली इफ योर ऑर्डर इज हायर देन 3। तो जैसे एग्जांपल, लिटरली मान लो 1 2 3 7 1 0 8 3 -2 -1 4 7 1 1 1 3, ये डब्बा है। तो तुम्हें समझ आ रहा है, ये डब्बा लेट्स से अभी अपन यूज टू किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए यूज टू है। तो फर्स्ट रो के लिए यूज टू है, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। चलो, तो एग्जांपल लिखना मत, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू क्या करना है बच्चों, इनटू कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, इट्स अ डब्बा ऑफ एक ऑर्डर लेस। यस तो सर। ये वाले का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करो, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये 3x3 डब्बा यस है ना। उसके बाद 2, तो कोफैक्टर के कारण एक सर, -1 समझ गया, आएगा, आप है मत ना। कीजिए। नहीं, बस एक एक लिख तो देता हूं मैं। तो ये वाला कॉलम हाइड होगा इस बार, तो 183 -2 4 7 -2 4 7 और क्या बनेगा 113, ऐसा बन जाएगा। वो रो और वो वाली कॉलम हटाओ, 3 के साथ क्या बचेगा 103 2 -1 7 103 2 -1 7 और 113 और लास्ट वाला जहर। तो ये इतना बड़ा डब्बा ओपन होगा बच्चों। तो वैसे ऐसी सिचुएशन आएगी थोड़ी कभी, ऑब्वियस सी Yes, बात है। जेई ऑल्सो नोस कि ये मेहनत थोड़ी करवाना है, जेई ऑल्सो नोस कि ये थोड़ी करवाना है कि बैठ के बस डब्बा ही ओपन कर रहे हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि 4x4 डब्बा एक्सपेंड करना विल बी वेरी वेरी लेंदी, नोबडी कैन आस्क, इट इज, मतलब क्या बोलूं, वेरी लेंदी। तो मतलब क्या पूछेंगे अपन को, ये एक एक डब्बे को निकालने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो 4 डब्बे बन रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, तो कम से कम 5 मिनट से 6 7 मिनट तो लग ही जाएंगे करने में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक इज ऑल्सो हाई। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अपन देखते हैं कैसे क्या करेंगे, बट दिस इज द प्रोसीजर, yes, दिस इज sir. द प्रोसीजर, ठीक है। तो आई थिंक कोफैक्टर से कॉपी करना है, करूं, यू हैव टू कॉपी फ्रॉम कोफैक्टर, कॉपी करो।
ठीक है, हुआ कॉपी करके? यस सर। चलो ठीक है। चलो, तो मेनली बच्चों दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। और फॉर्चुनेटली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको ऑलमोस्ट आती है, तो मुझे बस मेंशन करना है। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यस सर। उसमें मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखाई थी। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा रहा हूँ। तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मिल जाएगी। यस सर। तो देख लेना, अपने वहां के नोट्स भी कंबाइन कर सकते हो, मतलब पैरेलली ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज बताता हूँ, एक दो थोड़ी अलग टाइप की होंगी, बट इवेंचुअली सब सेम ही बातें, क्योंकि वो भी एक डिटर्मिनेंट ही था। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज जो भी है इसकी, वो सब एक्सपेंशन से ही आती है। ऑल प्रॉपर्टीज कम फ्रॉम एक्सपेंशन। तो Yes, पहले sir. ये वाला प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये बहुत लोगों को दुख देता है। तो सबसे पहले ये देखो, ट्रांसपोज, इसका नाम होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग all rows with columns and taking transpose। अपन यूज कैसे करते हैं? बट ट्रांसपोज ले लो, doesn't change the value of the determinant। all right, interchanging rows and columns doesn't change value of the determinant। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक डब्बा है। मैंने बोला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब हर रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम बना दो, एंड यू हैव टू डू इट फॉर ऑल। मतलब हर रो जो है अभी ऐसे जो रो वाइज है उसको कॉलम वाइज बना दो। तो आर यू फॉलोइंग दिस? द फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकेम सेकंड कॉलम, and third row became third column। So what I'm trying to pull right now, I'm trying to say that ये दोनों डब्बे सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में। कैसे पता? एक्सपेंशन। इसको एक काम करो, ये रो के अलोंग एक्सपैंड कर लो, और ये वाले को कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लो। कितने बच्चे दिख रहे हैं? अबे वही आएगा। करके दिखाऊं क्या? A11 into 2233 3223, सर समझ गए, मत है ना? कीजिए। और इसको भी देखो, A11 2233 3223, है ना? यस सर। A12 देखो क्या बन रहा है, 2133 3123। इसमें देखो A12 ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो 2133 3123 वही तो बन रहा है। और Yes, अगर sir. दोनों LHS RHS दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है, अगर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा,
that means this is a valid step. सीधी बात. If it doesn't change the value, then कर लो. Yes sir. ठीक है ना. तो कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने ऐसा x1 y1 z1 ये वाले डब्बे को 1 1 1 1 1 ऐसे करके कई बार आप ऐसे लिख देते हैं 1 x2 ऐसे भी. समझ पा रहे हो मेरी बातें. तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ले लिया और कुछ नहीं. Yes sir. ऐसे तो वो सब चलता है. मतलब ऐसे टेकिंग ट्रांसपोज डज नॉट चेंज द वैल्यू. तो गेट यूज्ड टू दिस थिंग. सेकंड प्रॉपर्टी देखो. ये आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए. इफ any two rows or any two columns of a determinant are identical and in fact proportional. Proportional समझते हो? Yes दो sir. रोज proportional मतलब क्या? एक ही नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके रखा हूँ. हाँ मतलब वन रो इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर. अगर कोई सी दो रोज एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा अलग रो दूसरा रो बना सकता हूं मैं, तो इसका मतलब है डब्बा जीरो. डब्बा जीरो. कितने बच्चों को याद आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी किया था? इफ एनी टू वेक्टर्स आर, याद आ रहा है, प्रोपोर्शनल कोलिनियर और आइडेंटिकल. हाँ, तो उसी का डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या बन जाता है? आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल. वहां पे क्या बोलते थे? अगर डब्बे में कोई से भी दो वेक्टर कोलिनियर हैं, बात तो वही होगी ना. कोलिनियर का मतलब द करेस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड आर प्रोपोर्शनल, है ना? याद आ Yes रहा है? sir. वही प्रॉपर्टी है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुल राइट नाउ, कि ये है 1 2 3 4 8 12 7 -1 3 सीधे जीरो. क्यों? इसको पूछना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं. काहे जीरो भैया? काहे पीपल? सर क्योंकि प्रोपोर्शनल है. हाँ. कितने बच्चों को दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकंड रो? हियर R1 and R2 proportional. What is the meaning of proportional? अगर फर्स्ट रो में कुछ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाला रो बन रहा है, नेक्स्ट नहीं मतलब दी अदर रो, देन प्रोपोर्शनल. तो कितने बच्चों को दिख रहा है फर्स्ट रो में 4 मल्टीप्लाई करो तो सेकंड रो बन रहा है. तो Yes इसका sir. मतलब R1 R2 प्रोपोर्शनल है. डब्बा जीरो. बिना सोचे समझे डब्बा जीरो मार के आ जाना. बिना सोचे समझे डब्बा जीरो मार के आ जाना. अच्छा एक बात बताना सोच के, ये लिखूं कि समझता है? अगर किसी भी रो या कॉलम के कोई सी भी एक, सारे एलिमेंट जीरो है, बाकी फिर कुछ भी लिखा हो कचरा 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 सर कचरा उस रो कचरा, से जो अगर जो एक्सपांड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट का तो वैल्यू. डब्बा क्या बचेगा? वो बताओ, डब्बा क्या बचेगा? सर जीरो. क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसका कोफैक्टर कुछ भी हो, 0 इंटू कोफैक्टर प्लस 0 इंटू कोफैक्टर. तो अगर सारे एलिमेंट्स ही जीरो हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो तुम्हें पहले ही चमक जाना चाहिए कि डब्बा तब भी क्या होगा? जीरो सर. तो वो इसका दूसरा वर्जन है. तो एक एक करके, बट अभी जस्ट ऐसे बता रहा हूँ. वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर जीरो देन डब्बा जीरो. ये वाला फिर भी मेंशन करता हूँ कि प्रोपोर्शनली आइडेंटिकल दिख जाए. 1 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा गामा हट जीरो. Yes अल्फा sir. बीटा गामा 1 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा गामा जीरो. अरे कैसे पता? अबे ओपन करके देख लो, सीधी बात. ये देखो लास्ट कॉलम के अलोंग ओपन करो, तो अल्फा इंटू क्या बनेगा? जीरो. प्लस बीटा इंटू क्या बनेगा? जीरो. प्लस गामा इंटू क्या बनेगा? जीरो. तो जीरो ही आएगा हमेशा. इसको ओपन करके देखो. देखो ना यार, 7 जैसे लास्ट रो के अलोंग ओपन करो, सबसे इजीली तभी दिखेगा आपको. इफ यू वर टू ओपन दिस एग्जांपल अलोंग लास्ट रो, तो क्या मिलेगा? 7 इंटू क्या मिलेगा बच्चों? जीरो. 7 इंटू 24 माइनस 24 जीरो दिख रहा है. हाँ सर. फिर -1 इंटू कितने बच्चों को? 12 - 12 जीरो. जीरो ही आएगा. Yes, sir. लिटरली एवरी प्रॉपर्टी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम एक्सपेंशन. कोई और रीजनिंग की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, सारे एक्सपेंशन से ही आ रहे हैं क्योंकि इसका एक्सपेंशन सेम है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है. ऐसा. Yes sir. थर्ड, ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो. ये एकदम से झट से बताना कौन सी प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीपल्स ऑफ सर्टेन कांस्टेंट के और सर्टेन टर्म के, कांस्टेंट भी क्यों लिखूं, ऑफ अ सर्टेन टर्म के, देन सर के को बाहर निकाल सकते हैं. हाँ वेरी गुड. के कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दैट रो, कॉमन आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट
फ्रॉम दैट रो। अच्छा, मैं कई बार ये मिस करूंगा, आई एम गोइंग टू मिस दिस। प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल टू जो भी रोज के लिए है एज वेल एज कॉलम्स के लिए भी होगा। देखो अब जैसे मैंने थर्ड वाले में मैं भूल गया, क्या लिखना भूल गया, व्हाट डिड आई मिस? सर कॉलम नहीं लिखा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, मैंने कॉलम मिस कर दिया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलम के लिए नहीं कर सकते। अगर ठीक है। कॉलम में कुछ कुछ के मल्टीप्लाइड है तो कॉलम से भी कॉमन निकल सकता है। वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर रो इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉलम, प्लीज डू नॉट मिस ऑन दैट। मैं मिस Yes, करूंगा sir. लिखना, बट आप मिस मत करना। यस सर, क्योंकि ट्रांसपोज ले लेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो रो एग्जैक्टली, कॉलम हो क्योंकि जाएगा। रो एंड कॉलम आर एनी टाइम इंटरचेंजेबल, तो रो और कॉलम डिफरेंशिएबल ही नहीं है दोनों। डिफरेंशिएबल मतलब वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि किसको रो बोलूं किसको कॉलम बोलूं। ट्रांसपोज लेके अब वो तुम्हारा रो बन गया, तो Yes, इसलिए बोल रहा sir. हूँ रो के लिए एप्लीकेबल है तो कॉलम के एप्लीकेबल है। ये देखो प्रॉपर्टी याद आ रहा है, ये ऐसे लिखूंगा मैं अब, KA11 KA12 KA13। तो पहला रो में कौन मल्टीप्लाइड है? K। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, K को धीमे से बाहर सरका लो, K को धीमे से बाहर खिसका लिया जाए, तो इट इज एज गुड एज K को पूरा बाहर निकाल लो फर्स्ट रो में से। एट ए टाइम एक ही रो में से कॉमन निकलेगा, चलेगा ना? एक ही रो एक ही कॉलम से। तो बेसिकली मैं ये पूछता हूँ, चलो अगर सारे एलिमेंट्स में K मल्टीप्लाइड था, K तो बाहर कौन आता? K क्यूब। K क्यूब बाहर आता है ना? यस तो रो से निकालो कॉलम से निकालो सब चल जाएगा, बट एट ए टाइम एक रो से एक बाहर आएगा, तो तीनों रो से टोटल K क्यूब बाहर आता है। यस सर। ठीक है, और इसका रीजनिंग देखो, इसका रीजनिंग भी कहां से आ रहा है? एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या लो, पहले रो के अलोंग करो, तो KA11 इंटू C11 लिख देता हूँ, चलेगा ना? फिर KA12 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और KA13 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ये रहा इसका डब्बा। कितने बच्चे दिख रहा है? अबे ये तो नंबर्स हैं, यहाँ तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, इसमें क्या सोचना है? यस सर। और कितने बच्चों समझा ये बचा हुआ कचरा ये वाला डब्बा ही तो हो गया, हाँ वही सर। बात तो हो गई, तो के बाहर आ गया, सिंपल। तो दिस इज सो पप्पू, समटाइम्स आई डोंट फील लाइक कि एक्सप्लेन करूं, बट चलो कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन। तो बहुत ही पप्पू प्रॉपर्टीज है बच्चों, ज्यादा अपन को सोचना भी नहीं कि सर ऐसा कैसे वैसा कैसे, सब एक्सपेंशन से आ रहा है, सब एक्सपेंशन से आ रहा है। इसको छापो, और ये प्रॉपर्टीज यू शुड बी एबल टू सी देम बहुत इजीली, क्योंकि ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो उसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में हुई थी। तो हमारी लाइफ इजी है। हाँ सर। छापो। सर आप कौन सा आईआईटी से हो? बम्बई, बॉम्बे, बॉम्बे, मुंबई। सर फिर आपने क्या आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस लिया था कि मैकेनिकल? मैकेनिकल, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि आई कुड हैव टेकन कंप्यूटर साइंस। मेरी रैंक के हिसाब से मैकेनिकल मिल रहा था तो मैकेनिकल ले लिया। सर एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ आकांक्षा यार। डेली अगर जल्दी छोड़ने लगूंगा तो फिर आपका ही पोपट होगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो सब अच्छे ही है, बट एक आध बार चलता है, बट डेली नहीं यार। एक दो और प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ। डेली जल्दी छोड़ना विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी ऑफ अस, जबरदस्ती खींचेगा। यस सर।
एआई की कोई ब्रांच नहीं होती। नहीं साहिल, नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई अलग से ब्रांच नहीं होती है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा याद भी नहीं कि मेरे टाइम पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था। अभी अगर इंट्रोड्यूस कर दिया हो तो कर दिया हो, क्या पता इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रोड्यूस करा होगा कि सीएस में इंट्रोड्यूस करा होगा, पता नहीं। इट कैन गो आइदर वे, बट पूरी ब्रांच नहीं होती है अलग से। देख लो क्या लिखना था, जल्दी छापो। सीएस, अरे यार एआई कोई, एआई इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ रहे हो एआई। हाँ कोर्स हो सकता है, बट ऐसा कोई वैसा नहीं है कि ये एआई है ऐसा। इट्स लाइक बेसिकली एल्गोरिथम्स, कैसे 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 क्या क्या आपको स्ट्रक्चर करना है चीजें, बट ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। और मेरे टाइम पे तो आई थिंक कोर्स भी नहीं था। अभी अगर रख दिया तो पता नहीं, आई एम कंप्लीटली क्लूलेस। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मास्टर्स में नो आइडिया, मैं जबरदस्ती कमेंट नहीं करना चाहता, क्या पता, आई डोंट नो, मे बी। चलो तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, देखो ये भी बड़ा सिंपल सा है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आर रिटर्न एज सम ऑफ टू टर्म्स। याद आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी, देन डिटर्मिनेंट कैन बी Split. split into two smaller determinants, of course along that row or column। जो भी रो में दो दो टर्म्स हैं या फिर जो भी कॉलम में दो दो टर्म्स है, उसी के अलॉन्ग ब्रेक कर दो, ऐसे तोड़ दो उसको बीच में से, along the row and column keeping remaining rows or column unchanged या फिर intact। ऑलराइट, तो क्या हो गया ये, तो ये अंग्रेजी वाला इसका पार्ट मत ध्यान दो, बट व्हाट एग्जैक्टली मैथमेटिकली इट इज ट्रांसफॉर्मिंग वो बता रहा हूं, देखो। सो अपेरेंटली लेट्स से यू हैव फर्स्ट रो, फर्स्ट रो you have first row, every element is sum of 2 to 2, तो इसको धीमे से ब्रेक कर दो। तो क्या करना है, उसको स्प्लिट कराएं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग स्प्लिट करा है, तो सेकंड और थर्ड एज इट इज दोनों में कार्बन कॉपी छापनी पड़ेगी आपको। ओके Yes, sir. ये दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। आप एज इट इज ट्रांसफॉर्म कर दो, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख दो, बट ये 1 2 3 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड आ जाएगा, ऐसे कर दो, दो डब्बे में स्प्लिट कर दो, दो डब्बे में स्प्लिट कर दो। अच्छा वैसे ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बात है, सेम बात है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बट दोनों सेम बातें हैं। ऐसा नहीं कि राइट 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 वाले एक साइड आएंगे और लेफ्ट 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 वाले एक साइड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्प्लिट कर सकते हो। दिस इज व्हाट इट इज। और देखो इसका प्रूफ क्या है, आप फिर से हंसोगे कि लाइक क्यों ही बता रहे हो सर। एक्सपेंशन, ले एक्सपैंड कर ले, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये एक्सपैंड कर दो। इनफैक्ट जिस रो में ऐसे दो टर्म्स हैं उस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, ये चलेगा क्या। अब इसको तो ये लिख सकता हूं ना बच्चों, ध्यान से देखो, बोलो
इसको तो ये लिख सकता हूँ ना कि a11 c11 a12 c12 a13 c13 एंड Yes, sir. xc11 yc12 zc13। कितने बच्चों को दिख गया? अबे फिर से वही हो गया, इसको Yes, ये sir. लिख दिया, इसको ये लिख दिया, बस सुपर बबलू। तो ये प्रॉपर्टी भी कोई इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट एनीवे पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अच्छा ये याद आ रहा है फिर, अगर टोटल सब में कुछ 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 होता है तो क्या होता है इस प्रॉपर्टी से बताओ? अगर सब में दो 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 होते तो कितने डब्बास में स्प्लिट होता? याद आ रहा है? हाँ सर। कितने? सर ऐसा फिर 9 में भी हम लोग चेंज कर सकते थे। 9 नहीं 8। सर 8 याद आ रहा है? 8 सर 8। 8 डब्बा अपन ने सीखा था ना वेक्टर्स में, a प्लस ई बी प्लस एफ एंड सी प्लस जो भी ऐसे। तो एट ए टाइम एक ही स्प्लिट होगा तो ए, बाकी सब चीजें सेम है ना? याद आ रहा है? सर तो ऐसे करके अभी मैंने फर्स्ट रो के कारण 2 बनाए, इसके कारण भी 2 बनेंगे, है ना? इसके कारण भी 2 बनेंगे, और वहां पे सी प्लस डी के कारण 8 बनेंगे एक्चुअली। यस तो दिस प्रॉपर्टी विल बी अटर यूजलेस। तुम 8 डब्बे लिख पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू राउट 8 डिटरमिनेंट्स? नो सर। तो वो प्रॉपर्टी काइंड ऑफ यूजलेस ही हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस प्रॉपर्टी है तो मेंशन कर रहा हूँ। यू विल नॉट बी यूजिंग दिस मच। तो इसको भी छापो बच्चों। इनफैक्ट एक और साथ में मेंशन ही कर देता हूँ, ये भी आपको याद आ जाएगी। देखो याद आ रहा है? यस सर। इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, कोई सी भी 2 रो दुनिया जहां की पकड़ लो, फर्स्ट और 7th रो पकड़ा, सेकंड एंड 8th रो पकड़ा, उनको स्वैप कर दिए तो कर लो, बट बाहर एक क्या कर दो? माइनस साइन। बाहर एक माइनस साइन कर दो। याद आ रही है प्रॉपर्टी? कुछ लिखो कि याद ही आ गया। कोई से भी 2 रोज या फिर कोई से भी 2 कॉलम को स्वैप करो, कोई से भी 2, वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस वन। मतलब लेट्स से आई प्लान टू स्वैप फर्स्ट एंड थर्ड रो, तो फर्स्ट रो थर्ड रो को स्वैप करके जो डब्बा बनेगा, ये वाला डब्बा, A31 A32 A33 A21 A22 A23 और A11 A12 A13, ये इसके डब्बे का नेगेटिव होगा। एक्सप्लेन करूं कि दिख रहा है? बोलो। एक्सपेंशन, जैसे मान लो एक काम करो, ये ले लो, A11 का टर्म लो। यहाँ पे A11 के साथ क्या आएगा? A11 के साथ क्या आएगा? A2233 माइनस A2332, है ना? LHS से आएगा। RHS से देखो A11 क्या आएगा? एक्चुअली में ये वाला है 3 1, तो क्या बन रहा है? RHS से माइनस बाहर है A11। हाँ, ये क्या बन जाएगा? ये वाला देखो, माइनस ऑफ 3223 माइनस 2233। कितने बच्चों दिख रहा है? हाँ भाई अभी इक्वल है। आफ्टर टेकिंग दिस माइनस साइन अब दिख रहा है, अब इक्वल आ रहे हैं। 112233 प्लस है इसमें भी और इसमें भी, तो अब जाके इक्वल बन रहे हैं। देखो समझ आ रहा है? यस सर। तो सिंस दोनों का एक्सपेंशन सेम है तो ये हरकत भी कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है? एक्सपेंशन। तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको। और इसमें भी एक और एडिशन था। व्हाट वाज दैट? इफ यू डू साइक्लिक शिफ्ट, एक होता है स्वैप करना और साइक्लिक शिफ्ट होता है। सर तो क्या होता था बताओ? साइक्लिक शिफ्ट में क्या होता था? सेम रहता है सर। एक्चुअली में नो साइन चेंज। एक्चुअली हो सकता है। ये देखो क्या मतलब है। पिछली बार में अपन ने सीखा था नो साइन चेंज, इस बार मैं सिखा रहा हूं कि नो साइन चेंज इफ n इज ऑड एंड एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इफ n इज इवन। ये ऐसे कैसे? सर पिछली बार हम 3x3 था। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट वाज 3x3। एक्चुअली साइन चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर ऑड ऑर्डर है तो नो साइन चेंज, इसलिए अपन ने वहां पे नो साइन चेंज सीखा था। बट अगर इवन ऑर्डर है तो एक नेगेटिव साइन आएगा। देखो क्यों?
तुम्हें समझ आ रहा है कि इवन ऑर्डर मतलब मान लो 4 ऑर्डर वाला है, तो ऐसी 4 रोज हैं। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसको साइक्लिक शिफ्ट करना मतलब R4 उचक के ऊपर आ जाएगा, फिर R1 एक नीचे, फिर R2 एक नीचे, फिर R3 एक नीचे। इसको इस वाली स्टेज पे लाने के लिए कितने स्वैप लगेंगे? 1 2 3 दिख रहा है क्या किसी को? कितने स्वैप लगेंगे इसको इस स्टेज में लाने के लिए? कितने स्वैप लगेंगे? चलो पहले 4 और 3 को स्वैप करो। तो 4 और 3 को स्वैप करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा ना, रो 4 और रो 3 को स्वैप करोगे तो एक माइनस साइन। फिर क्या करोगे? रो 2 और इन दोनों को स्वैप करोगे। तो इन दोनों को स्वैप करोगे तो R4 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर R2, फिर R3, और फिर इन दोनों को स्वैप करोगे तो ये। तो कितने स्वैप लगे बताओ? कितने स्वैप लगे साइक्लिक शिफ्ट के लिए? 3। 3 सर। तो 3 मतलब माइनस माइनस माइनस, तो एक नेगेटिव साइन रह जाएगा ना, बोलो। तो n अगर इवन है, इवन ऑर्डर है, तो ऑड नंबर ऑफ स्वैप्स मतलब एक -1 रह जाएगा, और ऑड ऑर्डर है तो इवन नंबर ऑफ स्वैप्स मतलब प्लस साइन रह जाएगा, मतलब नो साइन चेंज रह जाएगा। तो ये जस्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी है तो बताना तो जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लो बच्चों, कौन सी दोनों? 4 और 5 लिख लो। लिखा बच्चों? जस्ट 10 सेकंड्स। डन सर। हम्म, चलो फिफ्थ वाला भी देखो, थोड़ा सा बच रहा है। वैसे आज के लिए इतना काफी है। अब 2 प्रॉपर्टीज और बचे हैं, फिर अपन देखेंगे, बट ये प्रॉपर्टी बेसिक बेसिक आइडियाज लग गया तो काफी हो गया अपना। ठीक है बच्चों, इसको छाप लो, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय। बाय सर। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। बाय। मैं PDF शेयर कर देता हूँ। गुड नाइट। चलो क्या अभी नाइट का, अभी तो इवनिंग है। बाय बाय।